रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक लड़की जिसका नाम काजल होता है वह अपने पति के कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते चाकू के साथ अपने पति का गला काट देती है। और इसके बाद काजल यहीं पर नहीं रुकती है, वह अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और इसके बाद अपने सास ससुर का भी चाकू के साथ गला काट देती है। और ये सब करने के बाद काजल अपने इस घर में चुपचाप तरीके से बैठ जाती है। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था, ऐसी क्या वजह थी जो इस लड़की काजल ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था? तो चलिए जानते हैं शुरू से आखिर तक कि पूरा मामला क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली की बसंत विहार कॉलोनी से और इसी बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाला राम प्रसाद जो कि एक नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर कांस्टेबल के पद पर आश्रित होता है। राम प्रसाद की पत्नी बबीता देवी एक सरकारी विद्यालय के अंदर एक स्कूल शिक्षिका होती है। दोनों का एक जवान बेटा भी होता है जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है। प्रवीण कुमार ने जैसे ही 12वीं पास कर ली थी तो अब प्रवीण आगे की पढ़ाई कॉलेज से करना चाहता था। और एक दिन प्रवीण अपने पिता राम प्रसाद को कहने लगता है कि पिताजी मुझे आगे की पढ़ाई कॉलेज से करनी है। और इसके बाद उसका पिता राम प्रसाद हंसता मुस्कुराता हुआ अपने बेटे प्रवीण का एडमिशन अपने घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज के अंदर करवा देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्रवीण के सामने ये खड़ी हो जाती है कि प्रवीण अपने घर पर हर रोज ना तो आ सकता था ना जा सकता था, क्योंकि कॉलेज से घर तक की दूरी 150 से 200 किलोमीटर तक की होती है, जिसके कारण प्रवीण को काफी परेशानी महसूस होने लगती है। प्रवीण अपने पिता राम प्रसाद को कहने लगता है कि पिताजी अब तो मैं कॉलेज से थोड़ी सी दूरी पर एक हॉस्टल है, वहीं पर एक कमरा ले लेता हूँ और वहीं पर रहना शुरू कर देता हूँ। राम प्रसाद अपने बेटे प्रवीण की कोई बात नहीं टाला करता था। दूसरी बात ये होती है कि जो राम प्रसाद का बेटा प्रवीण होता है वो जब भी अपने पिता राम प्रसाद से पैसे मांगा करता था तब राम प्रसाद अपने बेटे को कई गुना ज्यादा पैसे दे दिया करता था। ये सबसे बड़ी गलती राम प्रसाद की होती है और इसका अंजाम आखिरकार खराब होने वाला था, बहुत बुरा होने वाला था। जैसे ही प्रवीण इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करना शुरू कर देता है तभी उसकी मुलाकात एक अमित नाम के लड़के से हो जाती है। अमित भी अच्छे खानदान का बेटा होता है, रईस खानदान का बेटा होता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार अमित की बहन काजल का जन्मदिन आ जाता है। तभी अमित प्रवीण को कहने लगता है कि प्रवीण देखो, आज मेरी बहन काजल का जन्मदिन है और तुम्हें मेरे घर पर जरूर आना पड़ेगा। और तभी ये लड़का प्रवीण कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बहन का जन्मदिन है तो मैं शाम के तकरीबन 7-8 बजे के आसपास तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही लगभग 7:30 बजे का वक्त हो जाता है तो फिर इसके बाद प्रवीण कुमार अपने दोस्त अमित के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद परवीन की नजर जब अमित की बहन काजल पर पड़ती है तो उसको देखने के बाद परवीन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है। और इसके बाद वह काजल से भी मिलता है, काजल से बातचीत भी करने लगता है। और जैसे ही काजल और परवीन दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी अमित के माता पिता भी इन दोनों बच्चों को एक साथ बातचीत करते हुए देख लेते हैं। इसके बाद अमित के माता पिता अमित से पूछने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है। तभी अमित कहने लगता है कि ये मेरा दोस्त परवीन है और मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है। अब अमित के माता पिता को ये लड़का परवीन काफी बेहद पसंद आ जाता है। और इसके बाद जब काजल का जन्मदिन धूमधाम से मना लिया जाता है तो लगभग रात के 8:30 बजे का समय हो जाता है। और इसके बाद अमित के माता पिता अब इस लड़के परवीन से कहने लगते हैं कि तुम अपने माता पिता का फोन नंबर और एड्रेस हमें दे दो, हमें तुम्हारे माता पिता से कुछ जरूरी बातें करनी है। और परवीन हंसता मुस्कुराता हुआ अमित के माता पिता को अपने घर वालों का एड्रेस दे देता है। और इसके बाद 2-4 दिनों का वक्त गुजरने के बाद अब अमित के माता पिता इस परवीन के माता पिता यानी कि राम प्रसाद और बबीता के घर पर चले जाते हैं और राम प्रसाद से बातचीत की जाती है कि तुम्हारा बेटा परवीन हमें बेहद पसंद है, हमारी भी इकलौती बेटी है काजल और उसकी शादी हम तुम्हारे बेटे से करना चाहते हैं। अब राम प्रसाद को जैसे ही पता चलता है कि
जो अमित के माता-पिता हैं वो भी अच्छे खानदान से हैं, अच्छे रईस परिवार से हैं, तो राम प्रसाद भी इस बात को स्वीकार कर लेता है और इस तरह से राम प्रसाद के बेटे परवीन का काजल के साथ रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद 16 अगस्त 2024 के दिन इस लड़के परवीन और काजल की बड़े धूमधाम से शादी भी कर दी जाती है और इस तरीके से राम प्रसाद और बबीता के घर में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन राम प्रसाद को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है कि आगे भविष्य में इन सभी के साथ क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक तरफ तो परवीन काजल के साथ खुश रहता है, दूसरी तरफ राम प्रसाद अपनी ड्यूटी पर चला जाया करता था और राम प्रसाद की पत्नी बबीता भी अपने स्कूल के अंदर पढ़ाने चली जाया करती थी। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद अब परवीन की थोड़ी-सी तबीयत खराब हो जाती है। उसको कई दिनों तक काफ़ी ज़्यादा बुखार आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते परवीन की पत्नी काजल भी बीमार रहने लगती है। उसके शरीर में भी बुखार हर समय बना रहता था और दोनों के शरीरों के अंदर काफ़ी थकावट भी पैदा होने लगती है। इस तरीके से थोड़ा वक्त और गुजरता चला जाता है और देखते ही देखते परवीन और काजल और भी ज़्यादा बीमार होते चले जाते हैं। जब राम प्रसाद को इस बारे में पता चलता है तो राम प्रसाद अपने बेटे को कहने लगता है कि बेटा, तुम इधर-उधर से छोटे-मोटे डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते रहते हो और तुम दोनों की जो तबीयत है वो काफ़ी बिगड़ती जा रही है। तुम ऐसा करो, दिल्ली में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जिसका नाम अर्पणा हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल में तुम अपना इलाज करवाओ, वहाँ पर पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाओ, फिर इसके बाद अच्छी सी दवाइयाँ ले लेना। और इसके बाद जब परवीन अपनी पत्नी काजल को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और फिर डॉक्टर इस परवीन का अच्छे तरीके से मेडिकल चेकअप करते हैं तो डॉक्टरों के सामने सबसे चौंकाने वाली बात आती है। डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में देखते हैं कि लड़के को एड्स हो चुका था। जैसे ही एड्स की बात डॉक्टरों के सामने आती है तो डॉक्टर इसके बाद इस परवीन की पत्नी काजल से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति को तो एड्स हो चुका है। हमें ये नहीं पता है कि इसको एड्स कहाँ से लगा है। इसके बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि काजल, तुम भी अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पति की वजह से तुम्हें भी एड्स हो गया हो। इसके बाद काजल डर जाती है और काजल कहने लगती है कि ठीक है, मेरा भी मेडिकल चेकअप किया जाए। और इसके बाद डॉक्टर इस लड़की काजल का भी मेडिकल चेकअप करते हैं और जब मेडिकल चेकअप किया जाता है तो फिर पाया जाता है कि इस काजल को भी एड्स हो चुका था। लेकिन डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार परवीन को एड्स कब और कैसे हुआ था। ये तो परवीन ही बता सकता था और इस सवाल का जवाब परवीन के पास ही होता है। डॉक्टर जब परवीन से पूछने लगते हैं तो परवीन अपनी सारी कहानी, अपनी सारी बातें छिपा लेता है और इसके बाद परवीन और परवीन की पत्नी काजल देवी डॉक्टरों से कुछ दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ लेने के बाद अपने घर पर लौट आते हैं। लेकिन काजल के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो चुका होता है। काजल अपने पति परवीन को लेकर एकांत कमरे में चली जाती है, कमरे का दरवाजा बंद करती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें एड्स कब और कैसे हुआ। इसके बाद परवीन अपने जीवन की परतें खोलना शुरू कर देता है। परवीन कहता है कि मैंने यहाँ से 12वीं कक्षा जैसे ही पढ़ाई कर ली थी तो इसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और कॉलेज के पास ही एक रेड लाइट एरिया पड़ता है। मैं उस रेड लाइट एरिया में रात के समय चला जाया करता था और वहाँ पर महिलाओं के साथ अपना वक्त गुजारा करता था, अपनी रातें गुजारा करता था। मैंने सैकड़ों महिलाओं के साथ रातें गुजारी है जिसका परिणाम आज मेरे सामने बहुत भयानक खड़ा हो गया है। इस बात से काजल को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। काजल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसका पति ऐसा कैसे कर सकता है। आज तो काजल अपने पति परवीन को कुछ नहीं कहती है। आज पति-पत्नी कमरे में सोते ज़रूर हैं लेकिन दोनों को नींद नहीं आती है। काजल के दिमाग में पता नहीं क्या-क्या विचार आने लगते हैं और इसके बाद जैसे ही अगली सुबह हो जाती है तो सुबह के समय दोनों पति-पत्नी ना तो राम प्रसाद को कुछ बताते हैं, ना ही बबीता को कुछ बताते हैं और इस तरह से राम प्रसाद अपनी ड्यूटी करने के लिए पुलिस स्टेशन में चला जाता है और राम प्रसाद की पत्नी बबीता देवी अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है।
और इस तरह से जब ये लड़का भी घर से बाहर चला जाता है तो फिर काजल देवी किसी एक मेडिकल स्टोर पर जाती है, वहाँ से अच्छी खासी नींद की काफ़ी गोलियाँ खरीदती है और ये खरीदने के बाद अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही शाम के साढ़े 7-8 बजे का वक़्त हो जाता है तो फिर ये काजल नाम की लड़की अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और खाने के अंदर वो सारी नींद की दवाइयाँ मिला दी जाती हैं। अब इसके बाद धीरे-धीरे करके पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और रात के तकरीबन 9 बजे के आस-पास पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में जाकर सभी लेट जाते हैं। और काजल भी अपने पति परवीन के साथ अलग से कमरे में लेट जाती है। अब जैसे ही लगभग रात के 10 बजे का वक़्त हो जाता है, तो पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन काजल ने ना तो अपने खाने में वो नींद की दवाइयाँ मिलाई थी और ना ही काजल को नींद आने वाली थी। काजल तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर के अंदर तेज धार चाकू पड़ा हुआ था, चाकू उठाया जाता है और फिर सबसे पहले वो अपने पति के कमरे में जाती है। अपने पति के कमरे में जाने के बाद देखते ही देखते अपने पति का गला चाकू के साथ काट देती है। यहाँ पर परवीन की चीख तक नहीं निकलती है और इसके बाद लड़की काजल यहीं पर नहीं रुकती है, वह अब परवीन के माता-पिता के कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद परवीन के माता-पिता के साथ भी यही हाल किया जाता है, उन दोनों के भी गले काट दिए जाते हैं और इस तरह से काजल ने यहाँ पर इस पूरे परिवार को जो है मौत के घाट उतार दिया था। और इसके बाद ये लड़की अब वहीं पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उसके जीने का क्या फ़ायदा है। इसके बाद काजल भी खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचना शुरू कर देती है, लेकिन वह अपने आप को ख़त्म नहीं कर पाती है। रात के तकरीबन 1 बजे के आस-पास नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चाकू हाथ में लेकर वो पहुँच जाती है और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर एक दरोगा बैठा होता है जिसका नाम मुकेश श्रीवास्तव होता है। उसको कहने लगती है कि मैंने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया है। मेरे पति ने मुझको बहुत बड़ा धोखा दिया था। और जब वो दरोगा उसके हाथ में चाकू खून से लथपथ चाकू देखता है तो उसकी आँखें भी सुर्ख हो जाती हैं, सुर्ख लाल हो जाती है। दरोगा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद पुलिस टीम जब काजल के घर पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वाकई ही घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी और इसके बाद पुलिस उन तीनों के शवों को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर लड़की से पूरी कहानी पूछी जाती है और पुलिस के सामने जब ये लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है तो फिर पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है और इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद 23 अप्रैल 2025 के दिन काजल को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इस तरीके से काजल ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।